हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक आपका नीड, फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। यानी जो आपके आर्थिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार जो हैं वो भारत में कैसे रहे, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उनकी फीचर्स क्या हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, तो अभी आप लोग आ रहे हो, मैं एडमिट करती जा रही हूँ आप लोगों को। तो हम अपने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, मैं आपका टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, नीड, फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो क्या है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो आर्थिक सुधार। इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहो या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहो, एक ही चीज है। 1991 में भारत सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सुधार किए गए थे। देश की जो ग्रोथ है उसको तीव्र करने के लिए उन्हें ही आर्थिक सुधार कहा जाता है। वो कौन से रिफॉर्म्स थे? फॉर एग्जाम्पल, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंस के स्थान पर उदारीकरण की नीति, पहला। दूसरा आता है उद्योगपतियों के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण की नीति। ठीक है बेटा। थर्ड वन आता है आयात और निर्यात के लिए परमिट प्रणाली के स्थान पर वैश्वीकरण की नीति। तो बेटा 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उजागर हुए और उनमें तीन चीजों को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया, दैट इज द उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जिसे आप लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हो। इन शॉर्ट में हम इसको एलपीजी भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों के जो फर्स्ट वर्ड है उनको इंक्लूड करके एक इन शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है, दैट इज द एलपीजी। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यही बताया है यहाँ पे कि आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको यही बताया गया है। देन आ जाता है नेक्स्ट चीज कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है बेटा उनकी आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, जो बच्चे अभी एडमिट हुए हैं, कोई नहीं बेटा, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, देन मैं बता रही हूँ कि नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो आर्थिक सुधार है उनकी आवश्यकता क्यों हुई बेटा। उनकी आवश्यकता किस क्यों हुई, आवश्यकता हुई तभी तो वो अस्तित्व में आए। तो सबसे पहली चीज है बेटा 19 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थी, इकोनॉमिक समस्याएं जो थी आपकी देश में, आर्थिक जो समस्याएं थी, 1991 में इन्होंने एक गंभीर संकट का रूप धारण कर लिया था, जिसके कारण इकोनॉमी जो है डाउनवर्ड ही होती जाती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ 1980 का जो दशक था उसमें इकोनॉमी में जिस जो लापरवाही के साथ समष्टि प्रबंधन किया गया था उसके कारण जो आपकी समष्टि आर्थिक संतुलन असंतुलन उत्पन्न क्रिएट हो गया था हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत। पहला पॉइंट है ये। तो टाइम टू टाइम पीरियड अलग अलग चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट की है बेटा। नेक्स्ट कहता है कि विकास की रणनीति या युक्ति इस संकट में के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवार थी। ये भी एक रीजन था। इसका कारण क्या था कि सरकार की जो भी राजस्व और व्यय के बढ़ते हुए अंतर, यानी राजस्व और व्यय में डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। दूसरी चीज ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में आय और व्यय में
जब बिना समझे साधनों को कहीं भी खर्च करना शुरू कर दिया गया, तो उसके चलते क्या की कोशिश की गई कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी जो सोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं, अगर उन सोर्सेस को आप प्रॉपरली यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएंगे बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये भी एक रीजन है। फिर 1980 के दशक में जो खाड़ी संकट उत्पन्न हुआ, उससे भी आप लोग वाकिफ हैं। उसके कारण भी आर्थिक समस्याएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा उस टाइम पीरियड में जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो भी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है। दूसरा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अंतरराष्ट्रीय विश्वास को कम कर दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार जो है उसमें देश का साख दर काफी नीचा हो गया। ठीक है। ये रीजंस हैं जिनके कारण बेटा आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। टाइम टू टाइम पीरियड अलग अलग मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 1980 के दशक में क्या हुआ, फिर 90 में क्या हुआ, 1970 में भी बेटा जो आपकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी बेटा, सामर्थ्य अधिक थी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, तेल की कीमतों में भारी वृद्धि से उत्पन्न अब क्राइसिस जो है, वहां पे तेल की कीमतों की बहुत ज्यादा मांग वहां झेलनी पड़ी इनको। फिर 1990 के दशक में आते आते स्थिति बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। ठीक है। कीमतें बहुत ज्यादा हाई हो गई थी और हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा झटका लगा। तो ये वो रीजन है जिसके कारण हमें जरूरत हुई कि हमारी इकोनॉमी को अगर हमें डेवलप करना है तो हमें कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे। उन रिफॉर्म्स के अंतर्गत कौन से रिफॉर्म्स हुए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें कुछ चीजें, 3 पॉइंट्स और हाईलाइट किए गए हैं कि जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ वो 3 चीजों से स्पष्ट हो सकता है। पहला आता है भारी राजकोषीय घाटा, उसके थ्रू देख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है बड़ी मात्रा में भुगतान संतुलन जो है, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उसके चालू खातों में घाटा, वो भी डेफिसिट में जाने शुरू हो गए थे बेटा। ठीक है। राजकोषीय समझते हो ना, फिस्कल डेफिसिट होना, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति यानी मनी का इन्फ्लेक्शन, ये वो रीजन है जिनके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें शॉर्ट आउट की है। अब इन्हीं चीजों को ब्रॉडली बताया गया है कि राजकोषीय असंतुलन जो हुआ उसको अगर आप डिटेल में स्टडी आउट करोगे तो वो क्या था, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो सारी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। फिर भुगतान संतुलन की कमजोर स्थिति थी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसमें। बढ़ते हुए मौद्रिक मुद्रास्फीति का दबाव। ठीक है। तो ये सारे वो रीजंस है बेटा जिसके कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमें जरूरत पड़ी। क्लियर है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है बेटा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है। ठीक है। बेसिकली 1991 में जो ये 3 चीजें उभर के आई ना आपकी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, दैट इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये सभी सेक्टर्स में क्यों इनकी आवश्यकता हुई वो हमने डिस्कस आउट किया है। अब हम बात करेंगे आगे इनकी कि मेन फीचर्स क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो ये तीनों ही मेन इकोनॉमिक फीचर्स है बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। पहली आती है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये आप यूजी लेवल में भी पढ़ के आए होंगे कि क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। हाँ जी बेटा, इन डिटेल में वहां पे पढ़ा होगा पर्टिकुलर इनका मीनिंग क्या होता है और इनमें क्या क्या चीजें हुई। तो यहाँ पे भी आप उन चीजों को पूरा बताओगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम बता रहे हैं उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष और भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति है, यानी जो आपकी इकोनॉमी है उसको उससे फ्री कर दिया जाए, दैट इज द उदारीकरण। ठीक है। अब उदारीकरण के अंतर्गत क्या है कि 1991 में सरकार ने अर्थव्यवस्था पे कई प्रकार के नियंत्रण लगा रखे थे। कौन कौन से, जैसे औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था है, कीमतों पर, वस्तुओं पर कीमत या वित्तीय नियंत्रण, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, बड़े व्यापारिक घरानों पर निवेश पर प्रतिबंधन आदि। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि सरकार ने अनुभव किया कि ये जितने भी नियंत्रण लगाए गए हैं बेटा, इनका क्या है, अर्थव्यवस्था में इनके कारण कई कमियां उत्पन्न हो गई थी। जो उद्योग उद्यमी थे उनको नए उद्योग स्थापित करने के
लाइसेंसिंग करो, फिर आगे की प्रोसेस, बड़ी लंबी लंबी प्रोसेसिंग होती थी बेटा। तो इनको खत्म करने का रीजन यही था कि इससे इतनी लंबी प्रोसेसिंग के बजाय सीधा डायरेक्ट वो इनमें इन्वेस्ट कर सके और काम हो सके। फिर आता है इन नियंत्रणों के फलस्वरूप क्या था कि भ्रष्टाचार है, अनावश्यक विलंब और अकुशलता में वृद्धि हुई। अब आपको पता है कि एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाएगी, दूसरे से तीसरे टेबल पे, तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। ठीक है, लोग हर कोई वहां पे अपना फायदा उठाता था। दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी बेटा टाइमिंग की, कि जो काम आपका एक दिन में या 2 दिन में हो सकता है, वो काम यहाँ महीनों हफ्तों तक पड़ा रहता था कि अभी हमारे पास फाइल नहीं आई है, अभी वहां से नहीं आई है। तो इन चीजों में प्रॉब्लम होती थी। और अकुशलता तो कारण है ही कि जो अवेलेबल लोग थे वो इतने कुशल भी नहीं थे उसमें। ठीक है, फिर कहता है कि आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था पर जो लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने का प्रयास किया। ये जो इकोनॉमी के अंतर्गत जितने भी बैरियर्स लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए, इसके थ्रू उनको क्या करने की कोशिश की गई, कम करने की कोशिश की गई। ठीक है बेटा। देन उसके बाद कहता है कि आर्थिक सुधार इस मान्यता पर भी आधारित है कि सरकारी नियंत्रण के बजाय बाजार शक्तियों अर्थव्यवस्था का उचित मार्गदर्शन कर सके। यानी ये भी एक रीजन था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इस चीज के ऊपर भी आधारित थे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो नियंत्रण लगाने की बजाय वो डायरेक्ट जो मार्केट के अंतर्गत पावर्स हैं उनको सही डायरेक्शन दे सके, उनका सही यूटिलाइज हो सके, उनको सही मार्ग दे सके कि आपको ये काम कीजिए, इस अकॉर्डिंग काम बन जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकुशलता ज्यादा क्रिएट होती थी, इसलिए इनकी जरूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये तो सारी चीजें मैंने उदारीकरण के अंतर्गत आपको बताई है बेटा। देन उदारीकरण के उपाय बताए गए हैं। फर्स्ट उपाय आता है लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति। सबसे पहला रिफॉर्म उदारीकरण के अंतर्गत क्या हुआ, लाइसेंस और पंजीकरण की समाप्ति कर दी गई। इट मीन्स इसमें केवल बेटा पहले 5 उद्योग छोड़ करके बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था, उनसे मुक्त कर दिया गया था। यानी उनको उस काम को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। केवल 5 उद्योग कौन कौन से थे, जिसमें आ जाता है शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण जो भी होंगे वो, औद्योगिक विस्फोटक जो होते हैं वो, और खतरनाक रसायन वगैरह जो होते हैं ये। इन चीजों के रिगार्डिंग तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी और बाकी चीजों को ओपन कर दिया। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा क्लियर है, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। आगे चले। यस मैम। हाँ जी बेटा, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आप लोगों का। आगे चले। यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एकाधिकारी कानून से छूट। ये भी इस रिफॉर्म के अंतर्गत आता है कि जो एकाधिकारी और प्रतिबंधनात्मक व्यापार अधिनियम था, जिसे इन शॉर्ट में बोलते हैं MRTC। ठीक है, इसके अंतर्गत जिन कंपनियों की संपत्ति 100 करोड़ से अधिक थी, ठीक है, उन्हें इस एक्ट के अंतर्गत घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी बताया गया है कि उन सभी पर अनेक प्रतिबंध थे और उन प्रतिबंधों को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकारी कानून की छूट दे दी गई थी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है विस्तार तथा उत्पादन की स्वतंत्रता। अब आपको अपनी चीजों का कितना आपने और उसका ब्रॉड करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, इन चीजों में भी स्वतंत्रता मिल गई थी। यानी उत्पादन क्षमता की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि आप इतने तक कर सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस सीमा को क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, आपकी उत्पादन क्षमता कितनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देन आता है इसी के अंतर्गत बाजार में मांग के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। यानी कौन सी वस्तु का उत्पादन आपने करना है, कौन सी वस्तु का उत्पादन आपने नहीं करना है, इसमें भी आपको क्या है, स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, यानी ये नहीं है आपने ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, ये उसके ऊपर डिपेंड है।
लघु उद्योग निवेश सीमा में वृद्धि। अब जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनकी सीमा भी बढ़ा दी गई। लघु उद्योगों की सीमा, निवेश सीमा जो है वो बढ़कर 1 करोड़ कर दी गई और वर्तमान में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दिया गया है बेटा। ठीक है, और अति लघु उद्योग जो होते हैं ना बिल्कुल वो, तो उनके लिए उनकी सीमा बढ़ा करके 25 लाख तक कर दी गई। ये एंटी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग डाटा। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पूंजीगत पदार्थों के आयात की स्वतंत्रता। अब जो आपके पूंजीगत आयात Yes, ma'am. भारतीय उद्योगों को अपना विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए विदेशों से जो मशीन या कच्चा माल खरीदने की क्या है, स्वतंत्रता होगी। पूंजीगत पदार्थों से मतलब है जो भी आप यहाँ पे मशीनें वगैरह मंगाना चाहते हो या कोई रॉ मटेरियल मंगाना चाहते हो दूसरे देश से, तो उसमें भी आपको क्या होगी, छूट मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन है Yes, ma'am. टेक्नोलॉजी आयात की छूट। इट मीन जो नई जो रिफॉर्म हुए इसमें आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। उच्च तकनीक का मतलब क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी जो आप एडॉप्ट करना चाहते हो, जो आप को चलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आप एडॉप्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको पूरी छूट दी गई। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। जो ब्याज दरें थी उनका निर्धारण भी स्वतंत्र। इट मीन देश की जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें ब्याज दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि देश के जो भी बैंक है उनको स्वतंत्रता दी गई है कि वे स्वयं ब्याज की दर का निर्धारण करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है कर सुधार। व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी थी। ठीक है, जो टैक्स सेक्टर था आपका, टैक्स जो है उसमें भी काफी हद तक रिफॉर्म हुई। बेसिकली बेटा वैसे 1991 का ईयर बहुत ही सुनहरे शब्दों में लिखा जाता है। उस टाइम पीरियड में बहुत कुछ रिफॉर्म हुआ, चाहे वो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स देख लो, चाहे ये बेसिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स देख लो। तो ये जो सारे रिफॉर्म्स हुए हैं 1990 टाइम पीरियड के अंतर्गत, उन्हीं के अंतर्गत आपने ये भी एक पॉइंट आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें हम तीनों ही चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, और उसके बाद उनके फैक्टर्स या फीचर्स के अंतर्गत हमने फर्स्ट किया है उदारीकरण। ठीक है, ऐसे ही निजीकरण आ जाता है आपका, निजीकरण के सारा वैश्वीकरण आ जाता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस आउट करते हैं इसमें निजीकरण को। अब निजीकरण क्या है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है। ठीक है, जैसे एट द प्रेजेंट बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें निजीकरण कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी वो निजीकरण के अंतर्गत कर दी गई है। पहले वो क्या था, गवर्नमेंट के अंदर आता था। ठीक है बेटा, और इसका जो उसका प्रबंधन और उसका जो मालिक कौन होगा, निजी उद्यमी होगा। इसके अंतर्गत ये होता है निजीकरण। अब निजीकरण के अंतर्गत भी उपाय आ जाते हैं, कौन कौन से वो किए गए हैं। सबसे पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन कर दिया गया है। ठीक है, यानी उसका कुछ पार्ट जो है वो निजीकरण के अंतर्गत कर दिया गया है, क्योंकि बेटा अब सब कुछ ही गवर्नमेंट हैंडल करे। अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट सभी चीजों में इन्वेस्ट कर दे। हमारे देश में पैसा है, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, तो वो उस पैसे को वहां हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये निजीकरण करने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन में आता है कि डॉक्टर मनमोहन ने बताया कि सार्वजनिक उद्यमों को प्राथमिकता दी जाए और पूंजी संचय है, उद्योगीकरण है, उद्योगीकरण विकास और गरीबी निवारण में इससे क्या होगा, मदद मिलेगी।
ठीक है, लोगों को औद्योगिकरण होगा तो बेटा लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम होगी, लोगों को खाने को मिलेगा। तो ये भी एक रीजन है करने का। कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है, 17 से कम करके केवल 2 कर दी गई है। 17 आते थे बेटा, अब केवल 2 रख दिए हैं। और कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा आ जाता है उसमें, और दूसरा रेलवे परिवहन सुरक्षा। रेलवे जो है वो भी अभी सारा गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, और परमाणु सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार का विनिवेश करना। ठीक है, यानी वो कहता है कि सरकार जो है घाटा उठा रहे उद्योगों में निजी क्षेत्र को बेच रही है। यानी गवर्नमेंट को जिन जिन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है तो वो उनको ओपन कर रही है, जो भी निजी क्षेत्र में उनको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि सरकारी उद्यमों का स्वामित्व और उनका प्रबंधन क्या होगा, गवर्नमेंट के हाथ में ना होकर के निजी सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो उससे क्या होगा, वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, खाने को रोटी मिल जाएगी बेटा, गरीबी दूर होगी। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा रीजन है इस चीज के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सार्वजनिक उद्यमों में शेयरों की बिक्री। ठीक है, ये भी एक है इसमें पॉइंट कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों और बैंकों के शेयर वित्तीय संस्थाओं और जनता में बेच रही है। क्यों बेच रही है? ये भी निजी क्षेत्र का आंशिक स्वामित्व रहे उसके लिए उन उद्योगों में, इसलिए। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट्स है बेटा जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि निजीकरण क्या है, और निजीकरण के थ्रू जो आपका हुआ है यहाँ पे क्या क्या फायदा होगा वो सारा आ जाता है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के 2 पॉइंट जो है हमने आज डिस्कस आउट किए हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें Yes, उदारीकरण को डिस्कस आउट किया है, और सेकंड पॉइंट जो है बेटा okay. हमने इसमें निजी निजीकरण को डिस्कस आउट किया है। तो आज के लिए आप इतना ही इसमें स्टडी आउट करें बेटा, और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो ओके मैम। अभी आपका इतना ही, और मैं आपको इसको व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगी। आप सभी कर रहे हो ना बेटा आगे काम? यस मैम, ठीक है बेटा, कर रहे हैं। ओके। ओके मैम।